सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ हुए रेप और बर्बर हत्या के बाद अब सियासत चरम पर पहुंची है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली का दौरा करने की बात सामने आई है। उन्होंने हाल ही में ममता बनर्जी सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ममता सरकार में न महिला सुरक्षित है, न राज्य की कानून व्यवस्था को सही सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस ने गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात का समय भी मांगा है। तो लगातार आज 11वां दिन है जिस तरह से आज से ठीक 10 दिन पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता के साथ रेप हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से तमाम देश के राज्यों में डॉक्टर्स आक्रोशित हैं। जगह जगह घंटों लंबे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कहीं बैनर, तख्तियां, पोस्टर लेकर डॉक्टर नाराजगी जाहिर करते हुए मार्च कर रहे हैं, तो कहीं पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से 5 मांगों को शामिल करता हुआ एक मांग पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दिया गया है, जिसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा, उनका रेस्ट रूम, प्रोटोकॉल, पुलिस चौकी, तमाम महत्वपूर्ण मांगों को यहां पर शामिल किया गया है। लगातार केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाई हुई है, लेकिन पिछले 10 दिनों से लगातार जो डॉक्टर प्रोटेस्ट पर चल रहे हैं, तमाम राज्यों में ओपीडी व्यवस्थाएं चरमराती नजर आई है। उसके बाद अब हर राज्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। रूपाली, बिल्कुल इसी के साथ कुणाल, अगर बात की जाए आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की, तो लगातार ये तूल पकड़ता जा रहा है और देश भर में ये देखने को मिल रहा है कि कितना ज्यादा आक्रोश लोगों में है। और सीबीआई की जांच की अगर बात की जाए तो आज चौथे दिन भी संदीप घोष के साथ पूछताछ जो है वो जारी है। और इसी में आपको बता दें 5 और लोगों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। इसी में एक और बड़ी बात सामने आई है, जो पीड़िता थी उसकी डायरी से पेज जो है वो गायब हो चुका है। और देश भर की अगर बात की जाए तो अब डॉक्टरों का ये कहना है कि सड़क पर ही जो है मरीजों का इलाज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार बार मुद्दा जो है बनाया जा रहा है। डॉक्टरों की सुरक्षा की बात की जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है, लेकिन सवाल जो है सरकार पर बार बार उठ रहा है और ममता बनर्जी की सरकार को बार बार जो है घेराव किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब तक एक ही आरोपी है जो सीबीआई कस्टडी में है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। देश भर के तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि मामला लगातार संगीन है और इसमें कई और लोगों की भी संलिप्तता है। लिहाजा बाकी लोग सवालों के कटघरे और कानून के दायरे से कैसे बाहर हैं। Democracy is degenerating in democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. This kind of decadence cannot be allowed. Certainly, there should be strong rise in revolt against this. I mean, I don't know, what I mean is that all our energy should come together, should be galvanized to stem the rot. That is the expression we use, to stem the rot. This society should become a place where women feel happy, women feel secure. We have failed in our mission to our sisters. This is a time for all men to correct itself. Let us come together, work together. As I say, coming together is beginning. Keeping together is progress. Working together is success. We have come here, come together. Let us keep together, let us work together. You know, it is said that a leader is one who knows the way, who shows the way, who goes the way. In front of me, I have leaders. I'm very happy. Leaders from among the women folk, who with a proven track record. Yes, you know the way, you show the way, you go the way. Let us take a pledge that we will never allow the type of things that took place, the macabre, which took place in Jakarta. We should see that this place becomes a safe place for our sisters to live in. I want your advice.
तो देखा आपने लगातार मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन अब और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने साफ कहा कि वो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के रवैये से बेहद नाराज हैं। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। राज्य में जिस तरह से जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आरजी मेडिकल कॉलेज में भी जमकर तोड़फोड़ हुई, उसके बाद कानून व्यवस्था लगातार सवालों के कटघरे में है। ममता सरकार, जिसको राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर करना चाहिए था, वह खुद ही अपने राज्य में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 महत्वपूर्ण राज्यों से, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, महाराष्ट्र का मुंबई, केरला का तिरुवनंतपुरम और दिल्ली एनसीआर, 4 अलग अलग राज्य, लेकिन तस्वीरें आपको एक ही स्थिति दर्शाती नजर आ रही हैं, जहां पर सड़कों पर देश भर के तमाम गणमान्य डॉक्टर उतरे हैं। किसी के हाथ में तख्ती है, किसी के हाथ में पोस्टर है, बैनर है, और सबकी एक ही मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, इस तरह की व्यवस्था पैदा की जाए कि ऐसा जो घटनाक्रम हुआ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, किसी और डॉक्टर को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। वो डॉक्टर जो दूसरों की सुरक्षा करते हैं, जान बचाते हैं, अब उनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश भर में आक्रोश है, आंदोलन जो है किया जा रहा है, और मांग सिर्फ ये है कि हक जो है वो मिले, क्योंकि जस्टिस की मांग जो है वो पहले दिन से की जा रही है। और इसी में दिल्ली की अगर बात की जाती है तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर है कि ये कैंडल मार्च जो है अब इस चीज में तब्दील हो गया है कि डॉक्टर्स जो है सड़कों पर ही मरीजों का इलाज करेंगे। इसी में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो दी है, और उन्होंने ये कहा है कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। तो एक बड़ा सवाल बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार पर भी उठता है, और ये भी कहना कि सुरक्षित नहीं है अब बंगाल, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है कटघरे में खड़े करता है। बिल्कुल, और 6 और तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से आपकी टीवी स्क्रीन पर, किसी भी राज्य में आप चले जाइए, तमाम डॉक्टर्स नाराजगी के साथ साथ प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीरों में गुजरात का अहमदाबाद, मध्य प्रदेश का इंदौर, राजस्थान का जयपुर, बिहार का पटना, तमिलनाडु का चेन्नई और उड़ीसा का भुवनेश्वर। आप देखिए, राज्य बदलते जाएंगे लेकिन हालात और जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर नहीं आएंगी। तमाम ओपीडी व्यवस्थाएं चौपट होती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर सड़कों पर हैं। एक ही उनकी मांग है कि IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले जो उन्होंने 5 मांगे केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचाई हैं, जल्द से जल्द उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाए। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को ठोस कदम उठाया जाए, ना सिर्फ आश्वासन मिले, उन्हें हैंड रिटन पेपर चाहिए। अब जो तस्वीरें हैं उसके बाद अब लगातार जो हालात अब केंद्र सरकार के लिए भी संजीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से उमेश मिश्रा और दिल्ली से केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ, 2 हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। दोनों का स्वागत करेंगे। केशव, आपका सबसे पहले आप बताइए, दिल्ली में सुनने में आया था दिल्ली के जो तमाम बड़े बड़े अस्पताल हैं, स्पेशली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस यानी एम्स के बाहर डॉक्टर्स ओपीडी सड़कों पर लगाते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एक और तरीका है केंद्र सरकार से नाराजगी और जो डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर जो मांग पत्र सौंपा गया है उस पर दबाव बनाने का। जिस तरीके से लगातार देश भर में जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, लगातार वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आखिरकार 1 सप्ताह हमको प्रदर्शन करते हुए हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार हो या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासित सरकार हो, इस पर अभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है जिसमें ये कहा जाए कि अभया को न्याय मिल गया। क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, और उनकी यही मांग है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में इस वक्त चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो या एम्स हो या जो तमाम बड़े अस्पताल हैं, उनके सीनियर से लेकर जूनियर डॉक्टर, नर्सेस इस वक्त सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस वक्त इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। ये किसानों का आंदोलन नहीं है कुणाल, जिसको रोका जा सकता है, ये डॉक्टर्स का आंदोलन है। अगर इसको रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं एक जान के बदले तमाम ऐसे लोग समस्याओं में पड़ते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर अपनी बाजी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, और 7 दिन हो गए हैं, सरकार लगातार कोशिश कर रही है मध्यस्थता बनाने की, लेकिन अभी ऐसी तस्वीर नहीं नजर आ रही है कि
डॉक्टर्स इस बात का जिक्र करें कि हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं, सीबीआई जांच हो रही है। बहरहाल डॉक्टर से कह रहे हैं कि जब तक उनकी 5 मांगों पर सरकार सहमति नहीं बनाएगी तब तक इस तरीके से प्रदर्शन चलेगा। लेकिन इस प्रदर्शन के मायने क्या है, ये हमें बहुत समझना होगा। ये प्रदर्शन जब से शुरू हुआ है तब से तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहां स्थिति ये हो गई है कि इमरजेंसी वार्ड जरूर चल रहे हैं, लेकिन ओपीडी से लेकर तमाम जो जरूरी सेवाएं हैं वो बाधित हो चुकी हैं। हजारों की संख्या में मरीज इस वक्त अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं जो गंभीर समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उनको इलाज मिल पाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को स्ट्राइक पर करना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। और जब तक इस पूरे मसले में मध्यस्थता नहीं बनेगी तब तक इसका हल नहीं निकलेगा, तब तक ये डॉक्टर्स स्ट्राइक पर रहेंगे, जो आने वाले समय में बड़ी समस्या केंद्र सरकार के लिए तैयार कर सकते लखनऊ का रुख कर रहे हैं उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, लखनऊ की स्थिति बताइए। लखनऊ में डॉक्टर स्ट्राइक की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं या चीजें कैसे चरमराती नजर आई हैं? राज्य सरकार इन सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ कर रही है और डॉक्टर्स कितने नाराज हैं? देखिए कुणाल, बिल्कुल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ घटना हुई है उसके बाद से जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो लगातार हड़ताल पे है। उसमें उत्तर प्रदेश में भी हड़ताल देखा गया कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ के 10-90 हो या लोहिया हॉस्पिटल हो या केजीएमयू हो, सारे डॉक्टर 10-90 पर एकत्र होकर कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी भी यही मांग है कि उनकी सुरक्षा को लेकर एक सुनिश्चित मसौदा तैयार किया जाए। हालांकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ये कहा है, एक बड़ा बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला है और कहीं कहीं सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित नहीं है। साफ तौर पे उनका कहना, राज्यपाल का ये बड़ा बयान हो सकता है। और जिस तरह से डॉक्टरों की जो मांग है कुणाल, वो अपनी 5 मांगों को लेकर लगातार वो डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। हालांकि सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। सरकार इस बात को आश्वस्त कर रही है कि बहुत जल्द ही जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो पूरी हड़ताल को खत्म करेंगे, कामकाज पे लौटेंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार मरीजों में समस्या आ रही है, मरीज दर दर भटक रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का यही कहना है कि हम सड़क पर इलाज करेंगे, लेकिन तमाम ऐसे गंभीर बीमारियों से जुड़े लोग हैं जो बिल्कुल उमेश, इसी के साथ लगातार देश में जो आंदोलन चल रहे हैं उसके करके 1 लाख से ज्यादा मरीज जो है वो दिन भर में इलाज नहीं करवा रहे। 250 से ज्यादा सर्जरी जो है वो एक दिन में नहीं हो पा रही। क्या कुछ लगता है ये इंसाफ का आंदोलन कब तक चलता रहेगा और सरकार कब जो है इसका इंसाफ जो है वो देगी? देखिए, सरकार बहुत जल्द ही इस पूरे मामले को खत्म करना चाहती है और जो डॉक्टर हड़ताल पे हैं उनको वापस कामकाज को लेकर बातचीत का दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों की जो मांग है उसको लेकर सरकार भी गंभीर है। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं बहुत जल्द ही उनकी मांगों को सरकार मान लेगी और उनके बीच जो बातचीत होगी उसका जो सार्थक परिणाम निकलेगा वो उस पर काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों को मनाने का काम है सरकार वो बहुत जल्द ही कर लेगी। लेकिन जिस तरह से ये भी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो दिल्ली पहुंचेंगे और पूरे हालात को लेकर बातचीत करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल में ही विरोध नहीं है। आप देखिए कुणाल की जिस तरह से लगातार कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन है, तो कई स्टेट की सरकारें इसको लेकर बेहद गंभीर है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार से जो राज्य की सरकारें हैं वो बातचीत कर रही हैं। बहुत जल्द ही इस पूरे मसौदे को बातचीत से हल किया जाए ताकि आम जनमानस को इलाज के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब केशव एक और महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद आप दोनों से इजाजत लेंगे। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो दिल्ली का दौरा करना चाह रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई उसको हल्के में नहीं ले सकता। राज्य की जो स्थिति है उसको वो गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, इसके बाद सियासत और कितनी गर्माती नजर आएगी? दूसरी तरफ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित 71 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा है और कहा है कि मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लें और जो 5 मांगे हैं उनको जल्द से जल्द आप ग्रीन सिग्नल दे दें। केशव,
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार इस वक्त इस पूरे प्रकरण पर चाहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो वो भी चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में निर्भया का कांड हो और कलकत्ता में अभया का कांड हो, ये कई बार हमें यह दर्शाता है कि हमारा केंद्र सरकार का रवैया, राज्य सरकारों का रवैया अभी बदला नहीं है और इसमें बदलाव की बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता है। सरकार ये कह रही है, जिम्मेदारी किसकी है? स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जो तमाम डॉक्टर जब हम ग्राउंड पर जाते हैं कुणाल, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप रात में ड्यूटी देती हैं, क्या आपकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं? क्या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है? क्या वहां पर पुलिस बूथ बनाए जाते हैं? महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क होती है? ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सदियों से बेकार रहा है और जिस पर काम नहीं हुआ है। और आज यही बड़ी समस्या हमारे देश में खड़ी हो गई है कि जब लोगों को समय पर न्याय की जरूरत होती है, जब लोगों को समय पर सुरक्षा की जरूरत होती है, उस वक्त उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। और फिर यही कारण है कि तमाम डॉक्टर्स अब इन 5 सूत्रीय मांगों से कम मानने को तैयार नहीं है। शुक्रिया आपका उमेश, शुक्रिया केशव हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, अलग अलग राज्यों से ताजा जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। तमाम पार्टियां राजनीतिक बयानबाजी कर रही। धारा 370 पर नेताओं की भी जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार बनने पर विधानसभा में लाएंगे पहला बिल। धारा 370 की पुनः बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनी हमारे राजनीतिक दल की तो हम पहला बिल धारा 370 को दोबारा रिस्टोर करने के मद्देनजर लेके आएंगे। बिल्कुल इसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनावों का हर किसी को इंतजार था और लगातार इसी पे नजर थी कि आखिरकार ईसीआई जो है विधानसभा चुनावों की डेट्स का ऐलान कब करेंगी और वो हो चुकी है। और इसी में अब सियासी सरगर्मी जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर अलग अलग पार्टीज के नेताओं द्वारा जो है अलग अलग बयान आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो स्टेटहुड की बात आती है या धारा 370 की बात आती है तो उसको लेकर सबसे बड़े बयान हमेशा सामने आ रहे, क्योंकि लगातार धारा 370 की अगर बात की जाए तो ये वापस लाने में जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था उसको लेकर सियासी नेता बार बार बयान दे रहे थे। और इस वक्त भाजपा पर भी निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इस वक्त विधानसभा चुनावों पे हर किसी की नजर है और कमर जो है हर पार्टी ने कस ली है कि आखिरकार जब विधानसभा चुनाव हो, लोग वोट देने जाए तो उनके पक्ष में ही ये वोट हो। ठीक है, क्या कुछ कहना उमर अब्दुल्ला का, नजर डालिए। ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था। फिर 370 की बात की। गाड़ी उनकी कहां जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो हमेशा यहाँ नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है। 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था। पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो हैं बीजेपी की मुंह से शोभा नहीं देती। वो अपनी बात करें, हमें अपना करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में मैदान में उतर चुकी है। पूरी ताकत के साथ हम जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली आई है। दिल खोलकर हिंदुस्तान का, देश का खजाना मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए खोला है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। 90 सीटों पे आप लड़ेंगे? बीजेपी अधिकांश सीटों पर जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और हाँ, कश्मीर घाटी में कुछ
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 8 या 10 असेंबली सीट्स पर ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ बीजेपी जो है तालमेल बना के वहां इलेक्शन लड़े। किसी राजनीतिक दल के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो भी तत्व, जो भी शक्तियां, जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता, जो भी समाज के वर्ग मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना एक प्राकृतिक संबंध समझते हैं, इसके साथ जोड़ते हैं। और विशेषकर आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे आज हम 5वीं नंबर इकोनॉमी है, बहुत जल्दी हम 4थी नंबर पर आएंगे और कुछ ही वर्षों में हम 3री नंबर पर पहुंचेंगे। तो भारत की जो आने वाले समय में जो ग्रोथ स्टोरी है, जो अर्थव्यवस्था को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, उसमें जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। क्योंकि इससे पहले दूसरी सरकारों ने जम्मू कश्मीर के जो अपार साधन हैं, सरमाए हैं, उनको ना तराशा ना तलाशा। ये रियासी में लिथियम की कान, ये किश्तवाड़ में नीलम की कान, ये भद्रवाह में लहलहाते लेवेंडर के खेत, यही आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जनता विकास चाहते हैं। पुराने जो संगठन थे, व्यवस्था थी, याद है सब लोगों को। आज जो बदलाव स्थिति में जम्मू कश्मीर जनता को विश्वास देने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद पार्टी नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम पूरा तैयारी से चल रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर जनता तय करेंगे। 370 बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जम्मू कश्मीर का जनता तय करेंगे। हर एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता चाहिए भैया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नेताओं का नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं का है। अभी सभी लोग हम एक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के भविष्य के पीढ़ी के भविष्य के लिए आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर में और लोग जोड़ना चाहिए। एक आने वाले दिन में तो आपने उमर अब्दुल्ला को भी सुना, आपने रविंद्र रैना को भी सुना, आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी सुना, आपने जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी को भी आपने सुना। सीधे रुक कर रहे डोडा की तरफ, हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास मनहास जुड़ रहे हैं। विकास, लगातार चुनाव का ऐलान हो चुका है, कल 20 अगस्त है, पहले चरण के मतदान के मद्देनजर जो अधिसूचना है वो भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाएंगे तो पहला बिल संसद की जो राज्यसभा विधानसभा की पटल पर धारा 370 की पुनः वापसी का रखेंगे। जी हाँ, चुनाव की जैसी घोषणा हुई है, लोगों के अंदर काफी उत्सव है और असेंबली इलेक्शन जो है 2014 के बाद 10 साल के बाद होने जा रहे हैं। ऐसे में सब पार्टियां जो है बिल्कुल तैयार हैं और हर कोई जो है लड़ना चाहता है। इसमें चाहे डीडीसी जितने भी लोग हैं वो भी जो है इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं और इनके बीच आपसी पार्टी में जो है झड़प भी है कि हमारा नंबर आना चाहिए और हम जो है एमएलए सीट के दावेदार हैं और हमने जो है डीडीसी का इलेक्शन भी जीता है। ऐसे में जिस तरह से अब्दुल्ला का बयान है और जिस तरह से लगातार बीजेपी भी कह रही है कि हम भी जो है 50 पार करेंगे इस बार। ठीक है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह भी बन रहा है, राज्य का जो दर्जा है वो भी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसे अपने एजेंडे में लेकर चल रही है। लेकिन धारा 370 एक ऐसा विषय है जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के बीच में क्लैश क्रिएट कर रहा है। बीजेपी साफ कह रही है धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को ज्यादा प्रगति मिली है, ज्यादा विकास हुआ है, ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जबकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जैसी आत्मा होती है उसी तरह जम्मू कश्मीर की आत्मा धारा 370 थी, जिसको हटाने की वजह से आम जनता नाराज है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा चुनावों में। देखिए 370 टूटने के बाद जो है बहुत सारी डेवलपमेंट जो है देखने को मिल रही है, चाहे फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों में हो। तो ऐसे में हर किसी का राइट जो चाहिए था वो तमाम चीजें जो है ग्राउंड पे देखने को मिल रही है। ऐसे में 370 अब कई लोग नहीं चाहते हैं और कई लोग जो है इसको वापस भी लाना चाहते हैं, चाहे फिर अनएम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए हो या अलग अलग चीजों के लिए हो। ऐसे में लगातार यहाँ के लोग अब अपने बिजनेस में बिजी हैं और लगातार जो बेसिक फैसिलिटी उन लोगों को चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो 370 की बात से परे होकर लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो, हम अपने नेता को चुने ताकि वो हमारे काम करे और हमारे एरिया में जो है डेवलपमेंट हो।
बिल्कुल विकास, इसी में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो लगातार 370 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास की बात करती आई है। वहीं बाकी पार्टीज की बात की जाए तो भाजपा पर निशाना साधती आई है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन क्या कुछ लगता है, एक तरफ जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और दूसरी तरफ पार्टीज के कई दिग्गज नेता जो है अदला बदली करते हुए नजर आए हैं, तो क्या कुछ लगता है मैदानी जंग इस बार कैसी देखी जाएगी? देखिए, नॉमिनेशन की डेट जो है 27 तारीख रखी गई है डोडा में, और लगातार यहाँ के पॉलिटिकल जितने भी लीडर हैं वो जो है तैयार है। और ऐसे में इनकी लिस्ट जो है 21 तारीख को जारी होगी कि किसका नाम जो है किस कांचुंसी में आया है और कौन लड़ना चाहता है। तो आपसी भीड़ जो है पार्टी के अंदर चल रही है और कई लोग जो है काफी लंबे समय से पार्टी के अंदर है जो चाहते हैं कि इस इलेक्शन का हिस्सा बने, और कई लोग जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भी लगे हुए हैं। तो फिलहाल अब 21 तारीख को इसका पूरा पता लगेगा, और लगातार कई अफवाहें भी फैल रही हैं और कई लोग जो है ग्राउंड जीरो पे काम भी कर रहे हैं जो चाह रहे हैं कि कम से कम इस इलेक्शन का हिस्सा तो बने, साथ में अपनी पार्टी को जिताकर बाहर भी निकालें। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। जिस जगह पर आप हैं डोडा, पहला चरण का जो मतदान होना है 24 सीटों पर, उसमें वो इलाका भी शामिल है। जानकारी ये भी सामने आई है कि बीजेपी नए चेहरों पर ज्यादा विचार कर रही है ताकि एंटी इनकम्बेंसी से बचा जा सके। इस पर क्या संकेत मिल रहे हैं ग्राउंड जीरो से? देखिए, फिलहाल बीजेपी की जो है अंदर जो पार्टी के अंदर मीटिंग हुई थी और उसके बाद इनकी वोटिंग हुई थी, और इन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 कांचुंसियां बनी हुई है। पहले 2 हुआ करती थी, डीलिमिटेशन के बाद 3 हुई है। तो ऐसे में एक सीट इनके पास डोडा ईस्ट जो है वहां पर नया चेहरा लाने की कोशिश की जा रही है, और 2 सीटों पर बताया जा रहा है कि पहले के जो एमएलए 2014 में बने हुए थे उन्हीं को लाया जाएगा। तो ऐसे में वोटिंग के लिए काफी सारे लोग जो है इसमें आए हुए थे। अब 21 तारीख को तमाम पार्टियां जो अपनी लिस्ट जारी करेगी, इसका नाम सामने आया है और उसी दिन ये तमाम चीजें जो है इसी चीज का फैसला भी लेगी। चलिए, शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। कुछ जानकारी आपके सामने। पहला चरण 24 सीटें, 20 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। 27 अगस्त को नामांकन यानी नॉमिनेशन कैंडिडेट फाइल कर सकते हैं। 28 अगस्त को नामांकन की जांच की जाएगी। 30 अगस्त नाम वापसी और 18 सितंबर पहले चरण का मतदान इन 24 सीटों पर। तो पहले चरण के मतदान को लेकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तहत सरगर्मियां काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कल 20 अगस्त है, अधिसूचना जारी की जाएगी और उसी के साथ तमाम जो कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हों, चाहे पीडीपी के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, या बात हम कर लें कांग्रेस पार्टी के या अन्य राजनीतिक दलों के या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन सबके लिए कल से शुरू हो जाएगा नॉमिनेशन फाइल करना। उसके बाद वो अपना शक्ति प्रदर्शन, आम जनता से वादों के बीच आम जनता से वोटों की अपील, लेकिन जनता किसको वोट देकर विधायक चुनती है और किस पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा संख्या में जीत कर आते हैं और सरकार बनाते हैं, बहरहाल ये 4 अक्टूबर को भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं 90 सीटों पर, उसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, इसी के साथ पहला चरण जो है 18 सितंबर को होने वाला है और लगातार इस चीज की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और सावन का आखिरी सोमवार आज है और भारी संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देश भर में अगर बात की जाए तो बम बम बोलों के साथ और जयकारों के साथ मंदिर जो है वो गूंज रहे हैं। लोग अपनी आस्था जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 19 अगस्त है और आज सावन माह की अंतिम तारीख है और लोग जो है, श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। और पूरे देश की बात की जाए तो जितने भी मंदिर है बम बम भोले और जय शिव शंकर के जयकारों के साथ गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद खास, 3 महत्वपूर्ण आयोजन, रक्षाबंधन का पर्व, सावन का सोमवार और सावन का अंतिम दिन, लिहाजा बेहद शानदार, सुखद, दुर्लभ मुहूर्त, जिस बीच तमाम श्रद्धालु शिवालय पहुंच रहे हैं। गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, तमाम घंटों की ध्वनि के बीच शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा रहा है, दूध अर्पित किया जा रहा है, शहद है, दही है। 6 तस्वीरें अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का वाराणसी, जहां पर विराजित है काशी विश्वनाथ भोले बाबा, मन मकामेश्वर मंदिर,
यूपी के प्रयागराज में। यूपी के अयोध्या की बात की जाए तो नागेश्वर धाम वहां पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात का। उज्जैन एमपी की बात की जाए तो महाकालेश्वर और गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में। तो आप तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों में गजब का उत्साह है। आज के दिन जो शुभ मुहूर्त है, दुर्लभ मुहूर्त है, हर कोई आज उसका पुण्य कमाना चाहता है, लिहाजा हर किसी का रुख अपने नजदीकी शिवालय में है। और आज जमकर भोले के जयकारों के बीच शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र ये सब अर्पित किए जा रहे हैं। हर कोई आज अपने पाप को पुण्य में तब्दील भी करना चाहता है, लिहाजा तमाम शिवालयों में जमकर भीड़ है। और जगह जगह जो कांवड़िए हैं वो भी जल अर्पित करते हुए अपनी यात्रा का समापन कर। बहरहाल अमरनाथ यात्रा 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का आज से समापन हुआ है। वर्ष 2024 में यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया। तमाम 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन करते हुए नजर आए। तो श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का आज के दिन समापन। 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा में आज देश भर से आए श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में रिकॉर्ड दर्ज किया है, जहां पर 5 लाख से ज्यादा देश भर से आए श्रद्धालु बाबा बर्फानी के सफल दर्शन कर जो लाभ है, जो पुण्य है, वो प्राप्त करते हुए नजर आए। इसी के साथ आज से अमरनाथ यात्रा का समापन हो रहा है। अंतिम आरती होगी और उसके बाद जो बाबा बर्फानी है वो अंतर्ध्यान लीन हो जाएंगे। बिल्कुल, अमरनाथ यात्रा की अगर बात की जाए तो 19 अगस्त यानी आज उसका समापन हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ जो है इस बार देखने को मिला कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। और पिछले साल की अगर बात की जाए तो 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में दर्शन किए थे। और आपको बता दें आज सुबह 8:05 पर छड़ी जो है वापस रवाना हुई है। और सुरक्षा के हवाले से भी इस बार देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा में काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखी गई थी। श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा उत्सुक नजर आए। और इसी में श्राइन बोर्ड की अगर खास तौर पर बात की जाती है तो उन्होंने इस बार श्रद्धालुओं के लिए काफी सारी डेवलपमेंट्स और काफी सारी नई फैसिलिटीज जो है लाई। और इसी में लंगर सेवा लगातार श्रद्धालुओं के लिए चलती रही। और एक बड़ा समापन जहां सावन की अगर बात की जाए तो आज आखिरी सोमवार है, वहीं आज अमरनाथ यात्रा का भी समापन हुआ है। बिल्कुल, तो अमरनाथ यात्रा का आज से समापन। रिकॉर्ड तोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने बाबा भोले के दर्शन किए। यात्रा का समापन हुआ। शानदार व्यवस्थाओं के बीच सभी लोग कुशल मंगल तरह से ये यात्रा करते हुए नजर आए। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर आज देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भले ही भद्राकाल होने की वजह से शुभ मुहूर्त 1:30 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो बधाई है, शुभकामनाएं हैं, उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। रक्षाबंधन को लेकर यूपी सरकार का ऐलान, जहां पर यूपी में महिलाओं के लिए 24 घंटे बस सेवा मुफ्त रहेगी। रक्षाबंधन पर नेता हो, सैनिकों ने राखी बंधवाई है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को आज के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने आज देशवासियों को रक्षा के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। और आप देखिए तस्वीरें, जहां पर सेना के जवानों को महिलाएं राखी बांधती हुई और अपनी रक्षा का वचन लेती हुई। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद शानदार होती हैं। 5 तस्वीरें और आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, वहां पर महिलाओं से उन्होंने राखी बंधवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आप देख सकते हैं, वो उज्जैन में महिलाओं से राखी बंधवाते हुए नजर आए। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी महिलाओं से राखी बंधवाते नजर आए। और इसके अलावा अगर बात की जाए बीएसएफ के जवानों की, तो उन्होंने भी बॉर्डर पर नन्ही बच्चियों से राखी बंधवाकर देश सेवा व महिला सुरक्षा का प्रण लिया। और 5वीं तस्वीर दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की, जहां पर वो भी महिलाओं के साथ आज रक्षाबंधन के पर्व में शामिल होती हुई नजर आई। तो आज का दिन बेहद खास, जहां पर देश भर में रक्षा बंधन के पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी दिग्गजों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आज सभी को दिन जो शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाओं के साथ साथ आज कई राज्यों में महिलाओं के लिए बेहद खास व्यवस्थाएं की गई हों। उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 24 घंटे जो बस सेवा है वो फ्री दी गई है योगी सरकार की तरफ से। देश की महिलाओं को आज रक्षाबंधन का ये तोहफा है।
बिल्कुल, रक्षाबंधन की अगर बात की जाए तो आपको बता दें 1:31 के बाद जो है रक्षाबंधन का ये त्योहार शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है और ये कहा है कि समस्त देशवासियों को भाई बहनों के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अकाउंट एक्स पर किया है। वहीं पर अगर बात की जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी किया है ट्वीट और ये कहा है कि रक्षाबंधन में पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। भाई बहन के बीच प्रेम और आपसी विश्वास की भावना पर आधारित ये त्योहार सभी बहन बेटियों के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना का सम्मान करता है। तो आप देख सकते द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी को आज रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती, नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी ने पोस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई बहन का असीम प्रेम, अटूट स्नेह एवं अनमोल रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर परस्पर बंधुत्व और मेलजोल का बढ़ावा देने वाला यह अनोखा त्योहार भारतीय समाज में महिलाओं की बराबरी पर महत्व देता है। हमारी आशा है कि राखी का यह त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में प्रेम, सौहार्द, एकजुटता और आपसी सद्भावना के रिश्तों को मजबूत करेगा। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा, समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की सभी महिलाओं का मान सम्मान बढ़े, यही कुदरत से कामना है। तो आज रक्षाबंधन के पर्व पर आप देखिए किस तरह से बीएसएफ के जवान भी नन्ही नन्ही बच्चियों से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाते हुए राखी के दिन पे हमारी बॉर्डर की बहनों ने जिस तरह से हमें प्यार दिखाया है, तो हमें अपने घर को छोड़ करके हम इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हाँ, राखी का बंधन इन्होंने इतनी अच्छी तरह से मनाया है कि हमारा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया है और अब हमें भी थोड़ा सा एक उत्साह का, उमंग का एहसास हो रहा है। जी नमस्कार। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस मुहिम के हिस्सेदार बने। हमें बहुत फक्र महसूस होता है जब भी हम अपने बॉर्डर बेल्ट पे आते हैं, अपने फौजी भाइयों के साथ ये रक्षाबंधन मनाते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि आज मैं भी बहुत दूर से हूँ, मेरे पास मेरा भाई नहीं है, बट आज ऐसे लग रहा है कि नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे भाई हैं। कभी ये चिंता हमने की नहीं, तो आज इनको भी ये महसूस हुआ होगा कि हमारे साथ हमारी बहुत सारी बहनें हैं। कभी भी ये राखी जो है एक प्यार का त्योहार है, एक बंधन है, तो किसी भाई की राखी जो है वो उससे दूर नहीं होनी चाहिए और किसी बहन की कलाई उससे दूर नहीं होनी चाहिए। यही हमारी दुआ है और भगवान के आगे अरदास करते हैं कि हमारी भी उम्र इनको लग जाए जो हमारी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब से ये लोग यहाँ पे हैं। हम बॉर्डरवासी निश्चिंत होकर सोते हैं, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हम किसी बात का फिक्र नहीं करते। तो आज मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये कार्यक्रम इसको इतना अच्छा बना दिया, इतने अच्छे से हमें इतने अच्छे से यहाँ पे वेलकम किया, हमारे साथ हमारे पास रहे और हर एक भाई की कलाई पे राखी हमने कंजकों से बंधवाई है कि इन भाइयों को भी लगे कि हमारी छोटी छोटी बहनें इस बॉर्डर पे हैं जिनको इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो बहनों को भी ये लगे कि हमारे बॉर्डर पे भाई बैठे, हम लोग सुरक्षित हैं। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हिंदुस्तान को मुबारक, पूरे देश को मुबारक। और बॉर्डर में जितने भी मेरे भाई हैं सबको जाके राखी बांधिए, मैं यही अपील सबसे करूँगी। हर भाई की राखी उसके हाथ पे होनी चाहिए, उसकी कलाई इस दिन पे सूनी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खुश हैं, उत्सुक हैं, उत्साहित हैं आज रक्षाबंधन के पर्व को लेकर। बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। मानसून कई राज्यों पर कहर बनकर टूट रहा है। उड़ीसा में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर, यूपी में भी 2 फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं, 8 फ्लाइटें लेट चल रही हैं। पुणे में 24 घंटे में 101 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद जो नदियां हैं वो उफान पर चली गई। तो यूपी सहित 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।
बिल्कुल, देश भर में बारिश का दौर जो है वो देखा जा रहा है। इसी को लेकर देश के कई राज्यों में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुणे के महाराष्ट्र में कैसी तस्वीरें जो है मॉनसून की सामने आ रही है। दिल्ली के नोएडा की तस्वीर और इसी के साथ हैदराबाद की और दिल्ली ITO की तस्वीरें आप देख सकते हैं और दिल्ली जामा मस्जिद की तस्वीरें और साथ ही साथ मंडी हाउस की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देश भर में लगातार मॉनसून का सिलसिला जारी है और उसी के साथ नदी नाले भी उफान पर है। बार बार एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है और इसी में मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त यूपी सहित 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है और ओडिशा की अगर बात की जाए तो 6 लोगों की बिजली गिरने से मौत वाकया हुई है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर तमाम लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। गोवा हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सभी राज्यों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी बारिश को लेकर अलर्ट देखा जा रहा है। कहीं पर ये बारिश राहत बनकर बरसी है तो कहीं पर यह आफत बनकर भी बरसी है। इसी के साथ दक्षिण का केरला, कर्नाटका में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो 20 अगस्त को 18 राज्य में बारिश का अलर्ट और लोगों से एहतियात बरतने की उम्मीद भी इस दौरान जारी की गई है। इसी के साथ आज के न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। हमें दें इजाजत। नमस्कार।